ठीक है भाई, तो ये देख लिया आपने रेसिस्टेंस बॉक्स का यूज़, अननोन रेसिस्टेंस निकालने के लिए स्लाइड वायर ब्रिज का यूज़। पहले केस में R था तो 10 ओम था इधर रेसिस्टेंस बॉक्स के थ्रू, तो इसके लिए रेशियो लिखा है, L था रीडिंग 100 - L उधर, पहले वाले का ये रीडिंग लिखा। दूसरे केस में क्वेश्चन कहता था कि भाई 22.5 हो गया रेसिस्टेंस, क्योंकि 12.5 का इंक्रीमेंट किया है, तो अब न्यू रेसिस्टेंस कंडीशन के साथ अब रीडिंग हमारा 20 से शिफ्ट हो गया है, तो ये L - 20 पे आ गया रीडिंग। तो न्यू कंडीशन में लिखेंगे तो R डिवाइडेड बाई यहाँ का L - 20 और 22.5 डिवाइडेड का इधर का लेंथ, तो 120 - L। ये दो इक्वेशन सॉल्व करने थे, L का वैल्यू लेकर के हमने इसमें डाला और R का वैल्यू सॉल्व कर लेने हैं। ये काम आपको करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन जो था वो आप चाहें तो फिर से पढ़ सकते हैं, यही है क्वेश्चन। चलो हटा देते हैं भाई, अब इसको नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट डाउट पे आते हैं। चलो ये सॉल्व करने हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने हैं। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस, भाई लिखा हुआ, भाई फ़ोटो जो भेजा है डाउट वाले ने वो सही नहीं भेजा है। फिलहाल A और B में रेसिस्टेंस निकालने हैं, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। A और B में रेसिस्टेंस निकालने हैं और आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ। ये A पॉइंट है, इधर B पॉइंट है और ये 1 ओम है, ये रेसिस्टेंस 1 ओम है। ये रेसिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, ये 2 ओम है, और ये रेसिस्टेंस जो दिख रहा है वो 4 ओम है, और ये रेसिस्टेंस जो दिख रहा है ये अगेन 10 ओम है, और ये रेसिस्टेंस एक और दिख रहा है, ये हमारा 4 ओम है। और A और B के बीच में हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो देखो ये डाउट इसलिए आया क्योंकि ये बैलेंस्ड ब्रिज नहीं है, ये बैलेंस्ड ब्रिज नहीं है, इसलिए तुम्हारा डाउट बन गया। तो ठीक है भाई, देखा जाए बैलेंस ब्रिज नहीं है तो इसको कैसे डील कर सकते हैं। देखो एक तो तुम्हें मैं बता दूं शॉर्टकट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का टाइम है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, RAB चाहिए, जैसे भी आप लाएं। तो एक होता है एक शॉर्टकट मेथड जो जनरली ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के हम लोग यूज़ करते हैं, नहीं तो इक्विवेलेंट निकालने में बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपको एक होता है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, बताया था पहले, बोलो भाई, बताया था पहले, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशलाइज्ड, मतलब ये है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। होता क्या है, ये अगर समझ जाएंगे तो तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। ये होता ये है कि कभी भी कोई डेल्टा मिल जाए तो उसको हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टार मतलब ये स्टार है, याद होगा, ऐसे स्टार बनाते हो तो ऐसे होता है ना, ये स्टार। तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ये डेल्टा है ABC। कभी भी तुम्हें सर्किट में कहीं डेल्टा दिख जाए तो उसको स्टार बना सकते हो। स्टार बनाने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस है, यहाँ कोई रेसिस्टेंस है, यहाँ कोई रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो उसका कन्वर्जन हम लोग इस तरह से बना सकते हैं कि यहाँ एक रेसिस्टेंस लगाया, एक यहाँ रेसिस्टेंस लगाया और एक यहाँ रेसिस्टेंस लगाया। तो ये आप एक बार समझ जाएंगे तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। क्या है भाई ये, तो देखो अगर हमें एक डेल्टा मिल गया कहीं भी सर्किट में तो इलेक्ट्रिकली हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मान लो 1 है, 2 है, 3 है पॉइंट, 1 2 3, तो ये वाला हो गया R12, ये वाला हो गया रेसिस्टेंस R13 और ये हो गया R23, मतलब 2 और 3 के बीच का रेसिस्टेंस, 1 और 3 के बीच का रेसिस्टेंस। ऐसे इसको हम लोग कन्वर्ट करें अगर स्टार में, डेल्टा टू स्टार, तो ये 1 नंबर जो पॉइंट था 1 नंबर रहे, 2 जहाँ है वहाँ 2 नंबर रहे और 3 जहाँ है वहाँ 3 नंबर भी रहे पॉइंट। और ये रेसिस्टेंस को क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक रेसिस्टेंस ऐसे, ये एक रेसिस्टेंस ऐसे
और एक रेसिस्टेंस ऐसे, इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो कन्वर्ट करेंगे तो मान लो ये R1 है, ये R3 है, ये R2 है, तो कितना वैल्यू का लिखेंगे तो वो यहाँ पे फॉर्मूला है कि R1 जो इससे कन्वर्ट करके यहाँ लाएंगे R1, तो वो R1 कितना होगा इसका तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। R1 होगा, R1 जो यहाँ से कनेक्ट करेंगे, इसको जब हटाएंगे यहाँ से जो कनेक्ट करेंगे R1, वो होगा, ये R1 जो होगा वो होगा अगल बगल वाले का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई तीनों का सम। R12 R13 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R13 प्लस R23। उसी तरह से R2 क्या होगा, ये R2, तो ये R2 का देखें, R2 क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, रेजिस्टेंस को हटाएंगे, R2 क्या लेंगे, तो R2 लेंगे यहाँ से अगल बगल वाले का प्रोडक्ट, ये अगल, ये बगल, ये सामने वाला, तो अगल बगल वाले का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई तीनों का सम। तो अगल बगल वाला कौन है, तो R12 है, इसके लिए क्या है, कौन कौन है भाई, तो R12 है और R23 है, तो R23 डिवाइडेड बाई तीनों का सम, तो R12 प्लस R23 प्लस R13 तीनों। सिमिलरली अगर R3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आप ऐसे मत याद रखना, ऐसे याद रखोगे तो कितना याद कर पाओगे, ऐसे याद नहीं रखा जाता है, इसको ऐसे ही याद रखा जाता है, अगल बगल वाले का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई तीनों का सम। अब यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाएंगे R3 वो कितना हो जाएगा भाई, तो R3 हो जाएगा अगल बगल वाले का प्रोडक्ट, दैट इज एक R23 है, एक R13 है, तो R13 इंटू R23 डिवाइडेड बाई तीनों का सम, R12 R13 R23 ऐसे करके लिख लेंगे। R12 याद रख लो इसको, R13 प्लस R23, सिंपल है, अगल बगल वाले का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई तीनों का सम। जो रेसिस्टेंस यहाँ लगाएंगे, दिस रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, अलग बगल वाले को क्या लिखेंगे, अगल बगल वाले का प्रोडक्ट, हिंदी समझते हो ना भाई, वाले का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई तीनों का सम। भाई ऐसे जानबूझ के लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, अगल बगल वाले का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई तीनों का सम, बस इस तरह से याद रखेंगे। बोलो भाई पक्का हो गया ये। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ये इधर डेल्टा था, ये इधर स्टार है, तो जैसे जैसे जो ट्रायंगल है वो वैसे रहेगा, पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन ये ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाएंगे, एक रेसिस्टेंस, ये दूसरा रेसिस्टेंस, ये तीसरा रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हट जाएंगे, ये हट जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि ये किस तरह से डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन हुआ। बोलो याद रहेगा ये। अब देखो कैसे ये सॉल्व हो जाएगा। अब आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा साथ साथ। ठीक है भाई, अब इसको मैं हटा रहा हूँ और अब क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो ठीक है भाई, अब क्वेश्चन पे आ जाएं। बहुत पावरफुल ये टूल है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। तो यहाँ देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज रगला है, ब्रिज की तरह है ये। ए है, ए से अपना 2 ओम लगा ये वाला और 1 ओम लगा, ये 2 ओम है, इधर 1 ओम है। बीच में जो ब्रिजिंग है वो 10 ओम का है, ये दिख रहा है ये वाला ब्रिजिंग एलिमेंट। इधर 4 और 4 है, 4 ओम और इधर भी है 4 ओम। अब ये मिल गया। अब ये बैलेंस्ड ब्रिज तो है नहीं, बैलेंस ब्रिज नहीं है, वही तो चक्कर है। अब इसका हम लोग इक्विवेलेंट RAB निकालना चाहते हैं, RAB ही हमें निकालना था। या बोल दे कि भाई ठीक है, ये बताओ कि ये सेल लगाए तो इसमें कितना करंट ये सर्किट ड्रॉ करेगा। तो इस करंट का वैल्यू भी पूछ सकता है भाई। करंट का वैल्यू पूछेगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मान लो 10 वोल्ट है।
तो 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस करेंगे, काम हो जाएगा करंट का। लेकिन मेन बात यह है कि इसका इक्विवेलेंट कैसे निकले। तो देखो भाई, इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये रेसिस्टेंस कुछ भी दे दे, इधर उधर कुछ भी दे दे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, 1 2 3 4 कुछ भी दे दे, 199 और कुछ भी दे दे, कोई बैलेंस कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में ये एक डेल्टा दिख रहा है, इस डेल्टा को मैं चाहूँ तो स्टार बना दो। ए है, ये एम पॉइंट है और ये एन पॉइंट है, तो इसमें जो डेल्टा दिख रहा है उसको मैं स्टार बना सकता हूँ। बाकी जो है वो ये बी पॉइंट के साथ यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम रहे लगा हुआ, कोई बात नहीं है। यहाँ से एक और लगा हुआ है 4 ओम, ये लगा हुआ है, लेकिन ये इसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, इस डेल्टा को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ध्यान देना, ऐसे डॉट 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 दिखा देता हूँ, ये वाला कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इस डेल्टा को कन्वर्ट करना हो तो भैया यहाँ पे क्या लगाएंगे रेसिस्टेंस, तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ क्या लगाएंगे रेसिस्टेंस, वो भी फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ क्या लगाएंगे रेसिस्टेंस, ये भी पढ़ा है। ये क्या लगाएंगे भाई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 20, 2 × 10, 20 डिवाइडेड बाई तीनों का सम, ये 1 ओम है, ये 2 है, ये 10 है, तो 1 2 3 हो गया, ये 3 और ये 10 13, तो ये हो गया 20, अगल बगल का प्रोडक्ट 20 डिवाइडेड बाई 20 और ये हो गया 10 13, 20/13 ओम। यहाँ क्या होगा, अगल बगल वाले का प्रोडक्ट 2 डिवाइडेड बाई 13, यहाँ क्या होगा भाई, तो अगल बगल वाले का प्रोडक्ट मतलब 10 डिवाइडेड बाई 13, ये हो गया, और ये 4 ओम, ये 4 ओम। अब क्या, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक तरह से। कैसे, तो भैया ये है ए पॉइंट, ध्यान देना, एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट से यहाँ पे देख रहे हो कि 2/13 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसके बाद मान लो ये पी पॉइंट है, तो यहाँ से पी पॉइंट समझो ये है, और पी से ये वाला दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, कितना कितना, तो 20/13 और प्लस ये 4 ओम, और इधर से एक और रेसिस्टेंस नीचे वाला, ये दोनों भी सीरीज में है, ये कितना भाई, तो 10/13 और प्लस ये 4 ओम, और ये वाला पॉइंट है बी। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो रिजल्ट आएगा इसके साथ सीरीज में, काम खत्म हो गया। बोलो भाई, क्लियर है? अब देखो, तुम्हें लगेगा कि भाई ये जो आंसर आएगा क्या ज़रूरी है वही आंसर आएगा जो सही हो, तो भाई ये तो ज़रूरी है। स्टार डेल्टा कन्वर्जन प्रूव्ड है, डेराइव्ड भी है, डेरिवेशन नहीं है। आपके तो सिलेबस में है, स्टार डेल्टा है ही नहीं, सिलेबस नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब देखो, अगर तुम्हें वेरीफाई करना हो स्टार डेल्टा को, तो तुम चाहो तो कोई भी ऐसा दिया हुआ होगा सर्किट क्वेश्चन में, किसी भी बुक में, तो उसका आंसर भी दिया होगा, कहीं ना कहीं आंसर तो दिया होगा, सोल्यूशन ना भी दे तो आंसर तो दिया होगा कहीं। तो ठीक है भाई, आंसर में आया 2.3 ओम, तो तुम सॉल्व करो डेल्टा स्टार कन्वर्जन से, देखो तुम्हें आ जाएगा 2.3 ओम। चलो, एक तो कम से कम यहाँ दिखा सकता हूँ तुम्हें कि ये आर है, ये आर है, और ये भी आर है, और ये भी आर है, तब तो ये बैलेंस ब्रिज होता है, कम से कम सब आर हैं तो बैलेंस ब्रिज होता है। बैलेंस होता है तो ये डिस्कार्ड होता है, आर आर 2R बनता है ऊपर, और इधर भी आर आर 2R बनता है, और जब 2R का पैरेलल करते हैं तो R हो जाता है। मीन्स A और B में जो आएगा रेसिस्टेंस RAB, फाइनली वो R आएगा। ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो जानते हैं ना आंसर। जब सारे ही R हों तो हमारा इफेक्टिवली A और B के अक्रॉस क्या मिलेगा, तो R मिलेगा, क्योंकि बैलेंस है तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा 2R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम कर दोगे, R मिल गया। ठीक है भाई, जब ये R मिल गया तो तुम अब चाहो तो डेल्टा स्टार कन्वर्जन से भी काम कर सकते हो। किसी एक डेल्टा को स्टार बना दो, चाहे इस डेल्टा को स्टार बना दो, चाहे इस डेल्टा को स्टार, किसी एक को भी बनाओगे, काम खत्म। एक ही को बनाने की ज़रूरत ही है, दूसरा फिर रहेगा ही नहीं स्टार, फिर डेल्टा हमारा रहेगा ही नहीं। तो देखो यहाँ A पॉइंट है, और ये मान लो M पॉइंट है, ये N पॉइंट है, मैं कर देता हूँ। तो ये M पॉइंट है, ये N पॉइंट है, और ये B है। तो मुझे इस वाले को कन्वर्ट करना है, इधर वाले को जो अभी किया था, इस वाले में।
तो इसलिए यहाँ से जो कनेक्टेड है हमारा ये R वो एज इट इज रहे, यहाँ से जो कनेक्टेड है R वो एज इट इज रहे। इधर का हमें काम करना है। अब यहाँ पे कितना लगाएं, यहाँ कितना लगाएं और यहाँ कितना लगाएं वो देखना है। तो यहाँ कितना लगाएंगे तो दोनों का प्रोडक्ट R² डिवाइडेड बाई R इंटू R डिवाइडेड बाई R प्लस R, यानी कि R² डिवाइडेड बाई 3R मीन्स क्या हो गया R/3। तो ये R/3 आया, तो ये R/3 लगाएंगे। इसका क्या आएगा यहाँ पे, तो वो भी R², क्योंकि सब तो R ही हैं। तो R² डिवाइडेड बाई 3R, तो यहाँ भी आएगा R/3। यहाँ भी R², अगल बगल वाले का स्क्वायर R² डिवाइडेड बाई 3R, यहाँ भी आएगा R/3, बिल्कुल आएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो ये तो R/3 है ऐसे, ये तो R/3 है, लेकिन अब यहाँ पे समझो P पॉइंट, ये मान लो P पॉइंट ले लेते हैं। तो ये दोनों का तो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों का भी है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये R है R/3 है, R और R/3 का सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या लिखेंगे 4R/3। R प्लस R/3 का मतलब होता है 4R/3, 4R/3 इधर और 4R/3 इधर भी, और ये मिला तुम्हें B पॉइंट। अच्छा भाई, तो RAB निकालने में हमें इन दोनों का, तो ये R/3 है, इनका जो रिज़ल्ट होगा वो सीरीज में ऐड होंगे। तो इनका जो रिज़ल्ट है उसको हम लोग सीरीज में ऐड करेंगे। तो प्लस इन दोनों का 4R/3 तुम्हें पता है ना भाई, जो होता है R का R/2 हो जाता है, तो इसलिए 4R/3 तो 4R/3 का हाफ हो जाएगा, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो R/3 प्लस, और ये हो गया 2 से कैंसिल हो गया 2R/3, R/3 प्लस 2R/3 इज इक्वल टू क्या हो गया R हो गया। R मिल गया आंसर, जो मिलना था वो मिल गया। बैलेंस्ड हो तब भी काम करेगा, अनबैलेंस्ड हो तब भी काम करेगा। अब कोई इसको बोल देगा 5, इसको बोल देगा 7, इसको बोल देगा 9, तो भी काम करेगा भाई, चाहे कैसा भी रहे, बैलेंस ब्रिज रहे ना रहे, कैसा भी रहे, ये काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टूल था, उसको याद रखना है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, वेरीफाइड हो गया भाई। भुवनेश क्लियर हुआ? यस सर। तो इसको याद रखना है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन कि ये है इस तरह से आ जाता है A और B के क्रॉस, तो भाई इसमें भी कुछ खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर बैलेंस्ड हैं मतलब सिमेट्री है तो ये अपने आप डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमेट्री अगर है तो अपने आप डिस्कार्ड हो जाएगा। मान लो 2 ओम है, 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है। तो ऐसे कंडीशन में सिमेट्रिक पाथ हो गया, सिमेट्रिक पाथ। तो सिमेट्रिक जब पाथ हो गया तो ये वाला अगर यहाँ में से I0 भेजेगा करंट, तो ये वाला भी उसी लॉजिक से I0 भेजेगा करंट, तो I0 इधर से जाएगा, I0 इधर से जाएगा, तो इसका मतलब इसमें करंट 0 रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे सेम सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से अगर यहाँ I' भेजता है तो वैसा ही सिचुएशन यहाँ भी है, तो ये भी I' भेजेगा। सेम सिचुएशन सेम डिसीजन, लॉजिकल यही बात होता है। इसलिए यहाँ से आया और वैसा ही कंडीशन आगे 4 ओम है, 3 ओम से आया, इधर भी 3 ओम से आगे 4 ओम है, और इधर हमारा मान लो जो भी रेसिस्टेंस है, तो ये आइडेंटिकल कंडीशन जो यहाँ है सिचुएशन वही यहाँ है। अगर ये 5 भी है तो 3 से आया 4 आगे जा रहा है, इधर 5 है, 3 से आया 4 आगे जा रहा है, इधर 5 है, तो ये I' भेजेगा तो ये भी I', ये 2 एम्पियर भेजेगा तो ये भी 2 एम्पियर। अब जब 2 एम्पियर एक ही ब्रांच में अपोजिट में चलेंगे तो करंट हो जाएगा 0। तो इसलिए ये बैलेंस्ड अगर कंडीशन बनता है, इस तरह से सिमेट्रिक पाथ बनता है, तो ये वाले डिलीट हो जाएंगे, ये वाले डिलीट हो जाएंगे, तो ये वाले दोनों हट जाएंगे और तुम्हारा मिल जाएगा इस तरह से। तो इधर वाले सारे तीनों सीरीज में हो जाएंगे, इधर वाले भी तीनों सीरीज में हो जाएंगे, सर्किट हो जाएगा सॉल्व। सीरीज आपस में फिर पैरेलल कर देंगे तो सर्किट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ये बैलेंस्ड नहीं रहा, अगर ये बैलेंस नहीं रहा तो कोई बात नहीं है, A है, M है, N है, O है, P है, मान लो ये Q है, कुछ भी है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं है। इस डेल्टा को स्टार बना दो, इस डेल्टा को भी स्टार बना दो। इसको स्टार बनाओगे तो क्या मिलेगा बोलो,
तो ए है, एम है, एन है, इसको हम लोगों ने स्टार बना दिया, ठीक है, इसको स्टार बना दिया। और इस वाले को एज इट इज छोड़ देंगे, इस वाले को एज इट इज छोड़ दिया, इधर वाले का भी अब स्टार बनाएंगे। तो ये है, इस डेल्टा का भी स्टार बना दिया हम लोगों ने, तो ये स्टार बनेगा तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और इन तीनों का वैल्यू लिख लेंगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई तीनों का सम, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई तीनों का सम, यहाँ वाला लिखेंगे ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई तीनों का सम। अब ये देख रहे हो कि ये वाला तीनों हो गए सीरीज में और ये वाले भी तीनों हो गए सीरीज में, जो रिज़ल्ट आएगा पैरेलल में, पैरेलल में ही लग गया। तो ये वाला रेसिस्टेंस और ये रिज़ल्ट और ये वाला रेसिस्टेंस तीनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। मतलब ये वाला जो आया वैल्यू वो रखोगे और इन दोनों का पैरेलल वाला रखेंगे और ये वाला लास्ट में रखेंगे। मान लो ये R2 है तो ये R2 रखेंगे, ये मान लो R1 है तो ये वाला R1 रखेंगे, और ये मान लो M पॉइंट था और ये वाला मान लो N पॉइंट था तो यहाँ R M N रखेंगे, जो इन दोनों सीरीज़ और सीरीज़ का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, अलग अलग वैल्यू के अनबैलेंस्ड कंडीशन रहे तो जो भी है 2 ohm 5 9 कैसे भी दे दे, आप काम कर लेंगे। तो ठीक है भाई, वैसे ही ये काम हो जाएगा। क्लियर है? हटा दें इसको, बोलो भाई, हटा दें। अब किसी को डाउट है तो बोल दे भाई अभी। मतलब डेल्टा स्टार कन्वर्ट, जहां डेल्टा दिख जाए आप स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। ये देखो पोटेंशियोमीटर का दिख रहा है हमें एक सर्किट। देखो इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, दिख तो रहा होगा, एक बार पढ़ लो, समझ लो भाई, पढ़ के समझो खुद से, पहले एक बार करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि सर तो 2 मिनट टाइम 1 मिनट टाइम देते हैं कैसे होगा, अरे नहीं होगा। 1 मिनट के लिए काम तो करोगे, पहले सोचोगे तो ये करना है, सोचना ज़रूरी है। सोचने के लिए और आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझने के लिए 1 मिनट का टाइम मिलता है। इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, AB इज ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ohm and length 1 m. It is connected to E1 of 2 volt and negligible internal resistance and a resistance of R. The balance point with another cell E2 is 75 millivolt, found to be at 30 cm from the end A. Then they calculate the value of R. लगता है कि ऐसा कराया है क्या मैंने, लगता है जैसा कि कराया है ये। चलो कोई बात नहीं, कराया है तो भी एक बार करा देता हूँ। देखो इस सर्किट डायग्राम में दिया है कि AB वायर, जो पोटेंशियोमीटर वायर है, AB वायर का रेसिस्टेंस दे दिया हुआ है 15 ohm एंड लेंथ 1 मीटर। AB हमारा 1 मीटर लेंथ का है, मतलब 100 सेंटीमीटर। चलो भाई 1 मीटर है। इट इज़ कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF E1, ये सेल है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, चलो भाई, एंड रेजिस्टेंस ऑफ R, ये रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट कर दिया। बैलेंस पॉइंट विद अनदर सेल E2, जो अनदर सेल हमारा E2 है, ये तो ड्राइविंग सेल का काम कर रहा है भाई। E1 तो हमारा यहाँ पे ड्राइविंग सेल बन गया, ठीक है। अब अनदर सेल E2 है, EMF इसका 75 मिली वोल्ट है, इससे बैलेंस पॉइंट इज़ फाउंड टू बी एट 30 सेंटीमीटर। तो अच्छा भाई, तो ये बैलेंसिंग पॉइंट इसका 30 सेंटीमीटर है, जबकि पूरा ही 100 का था। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R, R का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू चाहिए। तो एक बार सोच लो भाई, एक बार कोशिश कर लो कि R का वैल्यू कितना होगा इस पोटेंशियोमीटर सर्किट में, फटाफट करो। कुछ लोग लेट आते हैं, रिया, ऐसना, आप लोग लेट आते हो। चलो अब मैं रेसिस्टेंस कैसे निकालूं। तो भैया रेसिस्टेंस निकालने के लिए तो
यहाँ का रेसिस्टेंस निकालने की, अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए और करंट भी मिल जाए तब हमें रेसिस्टेंस मिल जाएगा, और तो कोई उपाय दिख नहीं रहा है। 2 वोल्ट में से कुछ यहाँ AB के अक्रॉस, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस कुछ ड्रॉप हुआ होगा और कुछ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ यहाँ। और तुम्हें पता है कि ड्राइविंग सेल का जो वैल्यू होता है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर जो कि यहाँ AB है, और प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रियोस्टेट जो कि यहाँ पे R है। ये होता है ड्राइविंग सेल का वैल्यू। तो ये 2 वोल्ट है, तो इसमें से यहाँ कितना है और यहाँ निकल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो ये 30 सेंटीमीटर पे 75 मिली वोल्ट का सेल बैलेंस्ड है। इसका मतलब इतने दूर में अगर ये x है तो हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड X में हमारा 75 मिली वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस AX के बीच में 75 मिली वोल्ट है। ठीक है, तो पूरे 100 में कितना होगा वो आप निकाल नहीं सकते हैं। A और B के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे। तो VAB पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB विल बी इक्वल टू कितना भाई, तो 30 सेंटीमीटर में 75 है, तो 100 सेंटीमीटर में क्या होगा, तो 75 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। 100 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ये कहाँ से आया भाई, तो ये यहाँ से आया, यूनिटरी मेथड से आया। सिंस 30 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्ड्स पोटेंशियल डिफरेंस 75 मिली वोल्ट, देयरफॉर 100 सेंटीमीटर जो कि टोटल पोटेंशियोमीटर वायर है, इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो गया 75 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। तो इसलिए ये मिला। वैल्यू कितना मिल गया भाई, तो ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। 30 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 750 बाई 3 दैट इज़ 250, यानी कि 250 मिली वोल्ट। तो VAB जो मिल गया हमें, VAB वो मिल गया हमें 250 मिली वोल्ट। ये 250 मिली वोल्ट है। अगर वोल्ट में लिखें तो क्या होगा, VAB, क्योंकि यहाँ 2 वोल्ट है तो यहाँ भी वोल्ट में ही लिखें। VAB जो आया है 250 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ पावर, ये है ना 250, पहले पूरा लिख देता हूँ, 250 इंटू 10 पावर -3 वोल्ट, यानी कि 0.2 वोल्ट, 0.25 वोल्ट ये मिला हमें। अच्छा भाई, जब ये मिला तो 2 वोल्ट में से यहाँ तो 0.25 ही है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R हमें पता लग गया भाई कि हमारा 2 वोल्ट जो कि ड्राइविंग सेल का वैल्यू है, लिख देता हूँ, माइनस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB पोटेंशियोमीटर आया है। तो ये वाला पूरा था हमारा 2 वोल्ट और माइनस है 0.25, इसलिए है 1.75 वोल्ट। 1.75 वोल्ट हमारा R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इतना पता लग चुका। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? ये पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया। अच्छा भाई, तो अब क्या करें, अब तो करंट भी चाहिए हमें। पोटेंशियल डिफरेंस तो मिल गया, लेकिन हमें करंट भी चाहिए। इस पोटेंशियोमीटर सर्किट में करंट कितना चल रहा है वो भी चाहिए। तो करंट का वैल्यू कैसे निकालें? तो भाई जब ये बैलेंस किया है तो इधर तो कोई करंट होता नहीं है। जब बैलेंसिंग कंडीशन में है तो इधर तो कोई करंट होता नहीं है। तो जो ये करंट है इसका अपना करंट है, इस सर्किट का अपना करंट है। उस करंट का वैल्यू कितना होगा, तो EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस होता है। लेकिन EMF तो पता है बट टोटल रेसिस्टेंस पता ही नहीं है, ये तो हमें निकालना ही है। अच्छा भाई, तो इसका मतलब ये वाला काम नहीं करेगा। करंट निकालने के लिए आपके पास मेथड हो सकता है कि EMF यानी कि यहाँ पे बोले तो E1 डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस AB के अक्रॉस और प्लस जो रेसिस्टेंस एक्सटर्नल R सीरीज में लगा हुआ है वो। तो ये तो मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। करंट निकालने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है भाई, तो हमें जब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता है और यहाँ का रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है तो यहाँ का करंट मिल जाएगा आराम से। कैसे, देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट इन द सर्किट मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस
आई इंटू आर, यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो आया था वो 0.25 वोल्ट आया था, ठीक है, एसआई में। और ये आई और रेसिस्टेंस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 15 ओम, इसलिए करंट का वैल्यू जो हो गया 0.25 मीन्स 1/4 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज 1/60, 1/60। और ये एसआई है और ये भी एसआई है, तो इसलिए ये इतना एम्पियर है। अब एम्पियर हम लोग लिखें, ऐसे लिख देता हूँ, पूरा लिखना है ऐसे, 1/60 एम्पियर का करंट है। और वही करंट तो यहाँ जा रहा है भाई, इसलिए करंट हमें मिल गया। करंट थ्रू रेसिस्टेंस इज 1/60 एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस जो पहले से ला चुके हैं इधर 1.75 वोल्ट, इसलिए रेसिस्टेंस का वैल्यू, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यही तो आई आर होता है, यही तो आई आर होता है, इसलिए आर का वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर डिवाइडेड बाई करंट थ्रू आर। पोटेंशियल डिफरेंस था 1.7 वोल्ट एसआई में, और 1/60 एम्पियर का करंट है। तो ये भी एसआई, ये भी एसआई, ठीक है, इसलिए ये आ जाएगा रेसिस्टेंस ओम में, और ओम में कितना 1.75 इंटू 60, 1.75 को 7/8 बोलते हैं, 1.75 को 7/8 बोलते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 60। तो ये हो गया 50.25, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो 50.25 रेसिस्टेंस का वैल्यू आ गया 50.25 वैल्यू, ठीक है, ये हो गया आंसर। बोलो इसमें कोई परेशानी हो तो। पोटेंशियोमीटर में जब दे दिया कि इतना सेल बैलेंस्ड हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, तो 100 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो पता ही है। पोटेंशियोमीटर वायर का, पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल यही है भाई कि एनी पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसलिए 30 सेंटीमीटर के लेंथ में इतना है तो 100 सेंटीमीटर में इतना हो गया, और ये हो गया तो पता लग गया हमें भाई 0.25 वोल्ट है यहाँ पूरे में, और ये 2 में से 0.25 है तो ये 1.75 है। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस 1.75 वोल्ट का आ चुका है। अब यहाँ करंट मिल जाए तो रेसिस्टेंस भी मिल जाए। करंट कैसे मिलेगा भाई? तो करंट तो एक तो इससे मिलता था, लेकिन ये काम नहीं करेगा, तो ये वाला काम करेगा। तो ये वाला काम करना शुरू किया भाई। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, यहाँ का रेसिस्टेंस भी पता है, तो यहाँ का करंट मिल जाएगा। अच्छा भाई, तो यहाँ से हम लोग काम किए, पोटेंशियल डिफरेंस नोन है, रेसिस्टेंस भी नोन है, तो हम लोग निकाल लेंगे। करंट का वैल्यू आ गया, और करंट का वैल्यू आ गया तो रेसिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो यहाँ का रेसिस्टेंस के लिए अप्लाई कर दिया हम लोगों ने, ये काम कर दिया। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ूँगा। क्लियर है? डिलीट किया जाए तो ये 50.25 आ गया, ये काम कर देने हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें वाई इज पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर फॉर कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। तो कंपेयर करने के लिए वोल्ट मीटर क्यों नहीं? अगर मान लो 2 ईएमएफ है, कंपेयर करना है, एक सेल ये है E1, एक सेल और है E2 मान लो। तो इस तरह से अगर है तो भाई इसके लिए हम लोग वोल्ट मीटर अगर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर साथ में लाएगा अपना रेसिस्टेंस। अभी पढ़ाई है आपने, वोल्ट मीटर अपना रेसिस्टेंस भी लाएगा, भले ये 100 ओम लाए या 500 ओम लाए या 1000 ओम लाए। तो जो भी ओम लाएगा तो इससे करंट चलेगा, और करंट चलेगा तो जो अब एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स ईएमएफ माइनस आई आर, ये मेजर करेगा, ये भी इसका रीडिंग आएगा ईएमएफ माइनस आई इंटू ये आर, इंटरनल रेसिस्टेंस जो भी है इसका। तो ईएमएफ माइनस डिस्चार्जिंग मोड में ये करेगा। और करंट का वैल्यू क्या होगा? तो ये ईएमएफ डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, ये है करंट।
तो इस तरह से इसको भी करोगे अगर वोल्ट मीटर से कनेक्ट, तो यहाँ भी आएगा करंट कितना भाई, वैसे ही EMF डिवाइडेड बाई EMF E2 डिवाइडेड बाई यहाँ का R2 और यहाँ का V, वोल्ट मीटर का जो भी रेजिस्टेंस है वो यहाँ भी काम करेगा। तो इस तरह से यहाँ भी जो हमारा मिलेगा रीडिंग, वो रीडिंग मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज का ये रीडिंग एग्जिस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और वो मिलेगा E2 माइनस IR, और ये I कुछ अलग है, ये I अपना है, यहाँ पे I बोलेंगे, यहाँ E1 बोलेंगे, तो यहाँ E2 डिवाइडेड बाई R1 है यहाँ इंटरनल रेसिस्टेंस, तो यहाँ R2 है इंटरनल रेसिस्टेंस, और RV वोल्ट मीटर का कुछ रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे भी हमें टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ भी टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है, तो मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि कौन हमारा लार्जर EMF का है, कौन कम EMF का है, क्योंकि डिपेंड करेगा कौन सा वोल्ट मीटर लगाया, कितना ज़्यादा रेसिस्टेंस का, और इसका अंदर का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है। अगर ये पता हो जाए कि चलो करंट का वैल्यू सेम है, तो ये भी ये E1 माइनस IR मेजर करेगा, तो करंट का वैल्यू सेम है तो रेसिस्टेंस का भी वैल्यू सेम रहे तब काम होगा ये। तो ये सब तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो जाते हैं। इससे बेटर क्या है, सीधा पोटेंशियोमीटर लगाओ और इस EMF को बिना डिस्चार्जिंग मोड में लाए सीधा EMF मेजर कर दो। एक बार E1 मेजर होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1, एक बार E2 मेजर होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ होता है, मालूम ही है। तो KL1 KL2, इसलिए E1 बाई E2 इज L1 बाई L2। जो लार्जर लेंथ पे बैलेंस्ड हो वो लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस, लार्जर EMF वाला होगा। तो पोटेंशियोमीटर को हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि ये एक्यूरेट है और ये सीधा EMF मेजर करेगा, ना कि इसको पहले डिस्चार्जिंग मोड में ले आएगा और डिस्चार्जिंग मोड में टर्मिनल वोल्टेज निकालेगा, उसका कंपेयर करेगा ये वोल्टमीटर। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर डिटर्मिनिंग इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल इन द लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल अगर हमें मेजर करना होता है तो क्या करते हैं, तो पोटेंशियोमीटर वाला वो दिखा देंगे, यही वाला है, यही वाला डायग्राम है। इसी में क्या करते हैं, यहाँ पे एक और ऐसे लगा देते हैं, जैसे ये लगाया है वैसे लगा दिया, और इसको हम लोगों ने ऐसे कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे क्या करते हैं भाई, तो यहाँ पे लाते हैं हम लोग 2 वे की, ये वाला ला करके यहाँ कनेक्ट करेंगे, और ये 2 वे की है, एक इधर से कनेक्शन, एक इधर से कनेक्शन, एक इधर से कनेक्शन। की अगर यहाँ लगाएंगे तो E2 सर्किट में आ जाएगा, ये लगाएंगे तो E1 सर्किट में आ जाएगा, यही काम करते हैं। 2 वे की चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, दोनों में से किसी एक में लगाने होते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ाई था भाई, बोलो पढ़े थे ना ये सब। तो फोर्थ यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, व्हाट इज एंड एरर इन द मीटर ब्रिज। तो एंड एरर मीटर ब्रिज में क्या होता है, तो देखो भाई ये मीटर ब्रिज में इन सब का रेसिस्टेंस हम लोग नहीं काउंट करते, ये मेटेलिक प्लेट का रेसिस्टेंस नहीं काउंट करते, इसका भी रेसिस्टेंस नहीं काउंट करते, उसका भी कुछ रेसिस्टेंस होता है। कनेक्टिंग वायर है, इसका कुछ रेसिस्टेंस नहीं काउंट करते, इनका नहीं काउंट करते, जबकि कुछ रेसिस्टेंस होता है। तो इससे हमारा एंड एरर आता है, ठीक है। एंड हाउ डज इट ओवरकम, कैसे इसको ओवरकम करेंगे भाई, तो ओवरकम करने के लिए इसका रेसिस्टेंस जो है वो कम से कम वाला हो। मेटालिक प्लेट जो है वो इसलिए कॉपर के बनाए जाते हैं, कॉपर का प्लेट बनाते हैं कि कम से कम रेसिस्टेंस हो, कॉपर का रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है। तो और इसमें भी जो वायर होता है कनेक्टिंग वायर में, वो भी अंदर अंदर से कॉपर का होता है, कम रेसिस्टेंस रहेगा। और इसका जो मेटालिक प्लेट है, वो मेटालिक प्लेट जो होता है वो प्लेट का थिकनेस भी लार्ज रखते हैं, ज़्यादा थिक रखते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस होता है ρL/A, और प्लेट के रेसिस्टेंस को कम से कम रखने हैं, तो रेसिस्टिविटी हम लोगों का कम रहे, तो इसके लिए कॉपर यूज़ किया। कम रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी हाई। लेंथ तो चलो जितना लेंथ बनाना है वो तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग ज़्यादा रखें तो भी रेसिस्टेंस कम होगा। तो एंड करेक्शन को, एंड एरर को अगर कम से कम रखना है तो रेसिस्टेंस ऑफ ये जो प्लेट्स हैं उनको कम रखने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने कॉपर यूज़ किया और थिक मेटेलिक प्लेट यूज़ करते हैं। थिक मेटेलिक प्लेट मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, ठीक है भाई। व्हेन द रेसिस्टेंस S इज शंटेड, अब देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन में ये तो चलो जनरल बात हो गई। द रेसिस्टेंस इन द 2 आर्म ऑफ द मीटर ब्रिज आर
5 ओम एंड एस रिस्पेक्टिवली, 5 ओम एंड एस रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई। व्हेन द रेसिस्टेंस एस इज संटेड विद एन इक्वल रेसिस्टेंस, इसको संट कर दें मतलब पैरेलल में लगा दिए, विद इक्वल रेसिस्टेंस मतलब एक और एस लगा दिए। ठीक है। द न्यू बैलेंस लेंथ इज 1.5 L1, पहले L1 था अब 1.5 L1 हो गया, वेयर L1 इज द इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S। तो ठीक है, वो ऐसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा पहला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो पहले के कंडीशन में लिखो भाई ये 5 था, ये S था, तो 5/L1 था पहले, तो लिखेंगे 5/L1 इज इक्वल टू, इधर है S डिवाइडेड बाई ये 100 माइनस L1, ये हो गया S डिवाइडेड बाई ये S समझना, इसको 5 मत समझना भाई, ये S है, चलो ऐसे लिख देते हैं S। और दूसरे कंडीशन में जब इधर हम लोगों ने S का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब S का पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो ये S/2 हो जाएगा, पहले S था और S का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन तो S/2 हो जाएगा। तो अब हमारा जो लेंथ हो जाएगा बैलेंसिंग लेंथ वो 5 ये वाला डिवाइडेड बाई, अब बैलेंसिंग लेंथ कितना हो गया है भाई, 1.5 L1 हो गया है, तो यहाँ लिखूँगा 1.5 L1 इज इक्वल टू, इधर का रेसिस्टेंस है S/2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया भाई, तो 100 माइनस 1.5 टाइम्स L1, बस ये मिल गया हमें। अब इससे हमें सॉल्व कर देना है, क्या निकालना है, वैल्यू S का निकालना है। S का वैल्यू निकालना है तो L1 को रिप्लेस कर दो, यहाँ से L1 निकालो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और यहाँ पे L1 रिप्लेस कर सकते हो फर्स्ट मेथड, एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड क्या है, रेशियो ले लो। पहला मेथड तो हुआ कि भाई यहाँ से हम लोग ऐसे निकालना है तो L1 को निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे L1 निकल जाएगा और L1 का वैल्यू इसमें डाल दोगे तो तुम्हें हो जाएगा, S का वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि मान लो हम लोग रेशियो लें, तो रेशियो लेंगे तो S कैंसिल हो जाएगा, रेशियो लेंगे तो S कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमें L1, S कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे L1 निकल जाएगा, और जब L1 मिल जाए तो फिर L1 इसमें डाल देना चाहे इसमें डाल देना और S का वैल्यू मिलेगा। दो मेथड है, दोनों में से जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे। मेथड 1 है रिप्लेस L1 आफ्टर फाइंडिंग L1 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो रिप्लेस किया, लिखना भी बंद कर दिया, तो समझ गए कि रिप्लेस कर देंगे, एक इक्वेशन पहले इक्वेशन से L1 निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में L1 डाल देंगे। पहले एक काम करो, दूसरा क्या भाई, रेशियो ले लो, इस ये डिवाइडेड बाई ये, तो S कैंसिल हो जाएगा, S कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 रहेगा अपना, 2 तो ऐसे भी नीचे ला के रख सकते हो। S कैंसिल हो गया और उसके बाद L1 में ओनली रिलेशन मिल गया, तो L1 मिलेगा तुम्हें, L1 मिलेगा तो L1 फिर वैल्यू रख करके तब S निकालने होंगे। इसलिए अगर आप रेशियो लेंगे तो L1 मिलेगा और L1 से आप फिर पुट करके S निकाल सकते हैं, ये मेथड हुआ। दूसरा मेथड हुआ कि भाई एक से L1 निकालो, दूसरे में L1 चिपका दो, तो S के फॉर्म में ही आ जाएगा और S से निकाल लोगे। जो क्वेश्चन देख लें हम लोग फटाफट, चलो भाई इसको जल्दी से ट्राई करो। फॉर ए सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 when the circuit is open, if it reduces to 1.8 when the cell is connected to a resistance of 5 ohm, then the internal resistance of the cell क्या होगा। ये तो भाई फॉर्मूला पुटिंग एक तरह से क्वेश्चन है। याद होगा कभी भी जब ऐसा करते हैं हम लोग, तो एक बार हम लोगों ने इसको कनेक्ट करके, याद होगा जब हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते थे तो एक बार इस स्विच को ऑफ करके, जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक बार स्विच को ऑफ करके लेते थे, ईएमएफ मिलता था। एक बार ऑन कर दिया, डिस्चार्जिंग मोड में आ गया, तब मिलता था। तो हम लोग बोलते थे कि टर्मिनल वोल्टेज क्या है भाई, तो इधर से लिखेंगे तो ईएमएफ माइनस IR और इधर से लिखेंगे तो ओनली IR, ऐसा ही लिखते थे। और याद होगा करंट का वैल्यू ईएमएफ डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू ये R, ये टर्मिनल वोल्टेज होता था। और इससे हम लोग लिखते थे तो
ये रिवीजन भी आपका एक तरह से करा दे रहा हूँ मैं। और ये था ईएमएफ डिवाइडेड बाय टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ को L1 से बैलेंस किया था और टर्मिनल वोल्टेज को L2 से बैलेंस किया था। याद होगा L2 लेस देन L1 होता था। भाई ईएमएफ को मेजर किया L1 लेंथ से, और जब टर्मिनल वोल्टेज बैलेंस करेंगे तो वो L2 लेंथ पे, तो ऑब्वियसली L2 विल बी लेस देन, तो ये मिलता था ऐसे। अब यहाँ से हम लोगों ने निकाला था, याद होगा, स्मॉल r प्लस डिवाइडेड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाई L2। एक बार रीडिंग लिया है डिस्चार्जिंग मोड में टर्मिनल वोल्टेज और एक बार लिया है ईएमएफ। तो यहाँ से हमें मिला था स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाई L2, L1 बाई L2 माइनस 1, और इससे हमें मिल गया स्मॉल r का वैल्यू। ये फॉर्मूला की तरह लोग याद रखते हैं, रखना चाहिए आपको भी कि ये क्या होता है भाई। तो L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू R, नोन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इज L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू R, ये होता है। या तो फिर इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी याद रखते हैं, L1 बाई L2 माइनस 1 जो लिखें, L1 बाई L2 माइनस 1 लिखें, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं EMF डिवाइडेड बाई टर्मिनल वोल्टेज माइनस 1 इंटू R, ये भी याद रख सकते हैं। या याद रखें कि L1 बाई L2 माइनस 1 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई R, चाहे ये याद रखें, चाहे ये याद रखें, चाहे ये याद रखें। EMF अपॉन टर्मिनल वोल्टेज ही तो L1 अपॉन L2 होता है, क्योंकि EMF मेजर करते थे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1 होता था, टर्मिनल वोल्टेज मेजर करते थे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L2 होता था, इसलिए EMF डिवाइडेड बाई टर्मिनल वोल्टेज होता था L1 बाई L2। ये सब याद रखने हैं भाई, ये तो रिजल्ट याद रखने चाहिए। EMF अपॉन टर्मिनल वोल्टेज माइनस 1 इंटू R। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, टर्मिनल वोल्टेज 2.2, टर्मिनल वोल्टेज है 2.2 वोल्ट। फॉर ए सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट व्हेन सर्किट इज ओपन। अच्छा, ओपन है तब, तो जब सर्किट ओपन है तो टर्मिनल वोल्टेज ही EMF होता है, सबको मालूम है। व्हेन सर्किट इज ओपन, तो जब ओपन है तो कनेक्शन ही नहीं किया भाई, तो ये EMF होता है, वो है 2.2 वोल्ट। तो उस समय टर्मिनल वोल्टेज आया 2.2 वोल्ट, मतलब एक्चुअली में EMF आया, क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग मोड में है। सर्किट ओपन तो नॉन कंडक्टिंग मोड में। इट रिड्यूसेस टू 1.8 वोल्ट व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, मतलब व्हेन इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया कैपिटल R, नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, तो हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है वो 1.8 ओम 1.8 वोल्ट हो जाता है। यही तो बोल रहा है, 1.8 वोल्ट हो गया। तो ये है टर्मिनल वोल्टेज VT डिस्चार्जिंग मोड में, और ये वाला हो गया तुम्हारा EMF। तो भैया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होगा, तो तुम्हें पता ही है ये रिलेशन, EMF डिवाइडेड बाई टर्मिनल वोल्टेज माइनस 1 इंटू R। तो यहाँ से यूज़ कर लेंगे। EMF था हमारा 2.2, तो 2.2 लिखोगे, डिवाइडेड बाई टर्मिनल वोल्टेज डिस्चार्जिंग मोड में 1.8 था और माइनस 1, और इनटू ये R का वैल्यू था 5 ओम। इतना हो गया तुम्हारा इंटरनल रेसिस्टेंस। बोलो क्लियर है? Yes. रिया बताओ भाई, तनिष्का बोलो, क्लियर है यहाँ तक? ऐसा ना बोलो, रिया बोलो, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट देखें हम लोग। टू 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब, 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब, दो बल्ब हैं भाई, 220 वोल्ट 100 वाट, और ये भी 220 वोल्ट 100 वाट, दो बल्ब हैं B1 और मान लो B2, दो बल्ब हैं। आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। अच्छा, दोनों सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, एक बार दोनों सीरीज में और एक बार दोनों पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। ईच टाइम द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट,
कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने 220 वोल्ट AC सप्लाई लाइन। ये तो गलत क्वेश्चन दे दिया भाई, AC का क्यों दे दिया इसमें, ये तो चैप्टर 7 का क्वेश्चन हो गया। चलो 220 वोल्ट AC दे दिया, द पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन इन ईच केस। कोई बात नहीं है, AC तो मत मानो, तुम DC ही मानो, ठीक है, AC मत मानो, DC ही मानो। और वैसे AC जब पढ़ेंगे तो हम लोग AC समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा AC है कि DC है, इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये AC है कि DC है। दूसरे क्वेश्चन में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि प्योर रेसिस्टिव सर्किट है। जब AC आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट जब होता है, ओनली रेसिस्टेंस होता है, ना इंडक्टेंस ना कैपेसिटेंस, तो फिर वही हाल रह जाएगा जो हमारा ऐसे था। तो समझो 220 वोल्ट लग गया, यहाँ भी 220 वोल्ट लग गया, ऐसा समझे। AC के बदले DC भी समझोगे, सेम आंसर आएंगे इसमें। अब ऐसा लगा दिया, each time the combination is connected to 220 volt AC supply line, the power drawn by the combination in each case respectively will be। इन दोनों केस में पावर ड्रॉन बताने हैं, यानी कि पावर टोटल यहाँ बताने हैं और यहाँ भी पावर टोटल बताने हैं। यहाँ पे क्या होगा जब दोनों बल्ब हमारा सीरीज में है, यहाँ दोनों बल्ब जब पैरेलल में, तो ठीक है भाई, यहाँ ये R है, ये R है सीरीज में, तो इसलिए इफ़ेक्टिवली क्या हो गया, 2R हो गया, ठीक है। इफ़ेक्टिवली यहाँ पे 2R हो गया। तो यहाँ पे चाहो तो तुम करंट लिख सकते हो, फर्स्ट केस में करंट इज़ इक्वल टू 220 वोल्ट, यही समझो, DC समझ करके करो। मैं बोल रहा हूँ अभी कि इसको AC को कट करके तुम DC ही समझ लो, कोई आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, DC समझ ले, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये करंट का वैल्यू हो गया 220 डिवाइडेड बाई R प्लस R, ऐसे कोई दिया हुआ नहीं है इसका, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस का काउंट नहीं करेंगे, आइडियल सेल समझा जाएगा। और ये हो गया 220 डिवाइडेड बाई 2R, 220 डिवाइडेड बाई 2R, बहुत अच्छा। तो इसलिए पावर कंजम्पशन क्या होगा इस टोटल पावर इन केस नंबर 1। तो भाई इन दोनों को सीरीज में समझ लो और 2R रेजिस्टेंस समझ लो। अब इसके क्रॉस ये लगाए हैं, करंट का वैल्यू हमें पता लग चुका है, रेजिस्टेंस का वैल्यू ये 2R है। तुम चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, I² R प्लस I² R, पावर लॉस तो I² R होता है, तुम्हें पता ही है, पावर होता है I², तो I² R प्लस I² R, टोटल पावर लॉस तो ऐसे निकालोगे, I² R प्लस I², इससे अच्छा I² और R2R पूरा मिला करके एक बार में 2R कैसे भी निकालो। चलो मैं I² R प्लस I² R ही कर देता हूँ, चलो ठीक है। तो I1² R प्लस I1² R मीन्स हो गया ये I1² इंटू 2R, और I1 का वैल्यू कितना था, तो 220 डिवाइडेड बाई 2R का होल स्क्वायर इंटू 2R, तो क्या मिला भाई, तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, ये मिला। क्योंकि 2R का होल स्क्वायर में से 2R है, यहाँ कैंसिल होगा, यही है। मतलब तुम चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, पावर का फॉर्मूला आप I² R लिखते हो, या तो फिर आप V इंटू I लिखते हो, या V² बाई R लिखते हो। बताया था, शायद बताया था ना भाई, I² R तो होता है, ये तो सबको याद है। तो I तो भाई V बाई R है, तो इसका स्क्वायर R करोगे तो इससे क्या मिलेगा, V² अपॉन R मिलेगा। बताया था, मुझे याद है पूरा। इसलिए एक बल्ब अगर तुमने दोनों लगाया है, मतलब समझो एक ही 2R लगाया और 220 लगाया, तो सीधा पावर लिख सकते थे V² बाई R। तो V² मतलब 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R के बदले में 2R, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। वैसे ही यहाँ पे देखो, अगर ये R और R है पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या है, तो इक्विवेलेंट है R/2। तो यहाँ पे टोटल पावर लॉस कितना होगा, तो पावर लॉस हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज करें, V² वही 220 स्क्वायर, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, R कितना भाई, तो R/2। इट मीन्स हो गया 2 टाइम्स 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, 2 इधर आ गया, ये है। तो पूछ क्या रहा है, अच्छा इनका वैल्यू भी पूछ रहा है, अच्छी बात है, वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो देखो, याद होगा मैंने बताया था कि स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है।
अब कोई क्लास मिस करे तो उसकी जिम्मेवारी तो मेरी नहीं हो पाएगी भाई, मैं कैसे इतना हैंडल कर पाऊँगा। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है ये मैंने बताया था, अब किसी का क्लास छूटा हो वो अपनी जिम्मेवारी खुद लेगा। तो ये अगर हमारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है मैंने बताया था कि अगर 220 वोल्ट अप्लाई करोगे तो पावर लॉस होगा 100 वाट। तो इस वाले केस में तो भाई इसको भी 220 मिला, इसको भी 220 मिला है, इसलिए ये भी अपना फुल पावर लॉस करेगा, ये भी अपना फुल पावर लॉस करेगा। मतलब ये 100 वाट था ना, तो ये 100 वाट लॉस करेगा और ये भी 100 वाट लॉस करेगा, इसलिए टोटल ये 200 वाट मिलेगा। तो इसका जो पूरा है वो 100 मीन्स ये जो वैल्यू है वो 200 है, 200 वाट है ये। क्योंकि ये भी भाई समझो कि वही घर का है, एक बल्ब 220 में लगा है, दूसरा भी 220 में लगा है, तो एक 60 वाट का है तो वो 60 वाट पूरा 220 जब लगा दिए तो ये पूरा 220 जब लगा दिए तो ये जितना इसका स्पेसिफिकेशन है उतना लॉस करेगा। इसको भी 220 मिल रहा है तो ये भी लॉस करेगा उतना ही। तो इसलिए 100 और 100 200 तो ये लॉस कर देगा, 200 वाट ये लॉस करेगा। तो यही समझो कि ये 100 है, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ये 100 है, तो ये 200 तो लॉस करेगा। लेकिन ये कितना करेगा, तो ये इस केस में जब सीरीज में होगा तो यहाँ पे 220 नहीं मिल रहा है, इसको अकेले का 110 ही मिलेगा, इसको अकेले का 110 ही मिलेगा, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ इसके अक्रॉस। तो यहाँ पे जो लॉस होगा वो 110 का स्क्वायर बाई आर, 110 का स्क्वायर बाई आर। मतलब क्या हो गया, यहाँ का अगर टोटल पावर लॉस यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ये जो निकाले थे इसी का निकाला था आपने, ये निकाला था 220 स्क्वायर, तो 220 स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई आर है 100, 220 का स्क्वायर बाई आर है 100, तो ये हो गया 100/2 दैट इज 50 वाट। ये 50 वाट करेगा। देखो पूरा हमने जब निकाल रखा था तो यहाँ पता लग चुका है कि ये 100 है, तो ये वाला वैल्यू रख दिया तो भी 50 वाट। और यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग कि 110 और 110 है, तो यहाँ से निकालेंगे तो 110 का मतलब हो गया ये पावर एक बल्ब में आया, एक बल्ब में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 220/2 का स्क्वायर बाई आर, मतलब एक बल्ब में पावर जो हुआ 220 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया 1/4 और 220 का स्क्वायर बाई आर, इसी को बोलते हैं पावर। तो इसलिए 1/4 और 220 का स्क्वायर बाई आर को बोलते हैं 100 वाट। तो ये 100 वाट है, तो ये मिल गया हमें 25 वाट एक बल्ब का और 25 वाट दूसरे बल्ब का। तो ये 50, ये इधर 200, तो एक 50 रहेगा एक 200 रहेगा, तो 50 वाट एक 200 वाट। बोलो भाई, बोलो बोलो, कुछ तो बोलोगे। देखो चाहे मेथड आप कोई भी पकड़ो, मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है, स्पेसिफिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, चाहे फ़ैन हो, एसी हो, ट्यूबलाइट हो, कैमरा हो, कुछ भी हो, कैमरा छोड़ो, कोई भी होता है, कैमरा तो दूसरे तरीके से चलता है। फिलहाल इलेक्ट्रिकल जो आइटम्स हैं उसमें स्पेसिफिकेशन दिया रहता है, और इस स्पेसिफिकेशन का मीनिंग ये है कि जब तुम इसके स्पेसिफाइड वोल्टेज को दोगे, अप्लाई करोगे, इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, तो ये स्पेसिफाइड पावर लॉस करेगा, कम करोगे तो कम का करेगा। मतलब ये बता रहा है कि ये जो 100 वाट जो है ना स्पेसिफाइड पावर लॉस 100 वाट, ये 100 वाट किसका है, तो ये 220 जब लगाओगे तब ये है 100 वाट। इसका जो भी रेसिस्टेंस रहा होगा, इस बल्ब का जो भी रेसिस्टेंस रहा होगा, इसके क्रॉस जब 220 लगाएंगे तो पावर लॉस कितना होगा, तो V²/R, 220²/R, तब ये स्पेसिफाइड पावर यानी 100 वाट ये डिसिपेट करेगा। सिंपल सा मतलब ये हुआ, 220 है तब ये, कम दोगे तो कम के हिसाब से करने पड़ेंगे। तुम्हें पता लग चुका है कि 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस ऑफ अ बल्ब ये हमारा 100 है। तो 110 का स्क्वायर अगर ये निकालना चाहते हैं, देखो तो
तुम सोचोगे कि भैया इसमें आपने 110 स्क्वायर बाई आर करना चाहिए था, तो कर तो रहे हैं, लेकिन ये आर का वैल्यू पता नहीं है ना, हमें ये आर का वैल्यू नहीं पता है। इसलिए आर का वैल्यू जब नहीं पता है, लेकिन 220 स्क्वायर बाई आर जरूर पता है 100, इसलिए मैंने इसको 220 के टर्म में लिखा, इसलिए 220/2 लिख दिया 110 को। 220/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, इसमें से 2 को बाहर निकाला यानी कि 4 बाहर आ गया, 220 का स्क्वायर बाई आर मिला, और 220 स्क्वायर बाई आर को ही स्पेसिफाइड पावर बोलते हैं, तो स्पेसिफाइड पावर लॉस 100 वाट। तो ये मिल गया हमें 25 वाट, एक बल्ब का 25 वाट, दूसरे बल्ब का 25 वाट, और इस तरह से मिल गया। या यूँ बोलें दूसरा अल्टरनेट मेथड कि भाई ये दोनों का सीरीज में लगा लो 2R, इक्विवेलेंट है 2R, और इसको हमने 220 के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है। तो कितना पावर लॉस होगा? तो पावर लॉस होगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस तो तुम्हारा R 2R लगा हुआ है, लेकिन तुम्हें पता है कि 220 का स्क्वायर R 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R 100 है, इसलिए उसके टर्म में लिखेंगे तो 1/2 इंटू 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R लिखेंगे, और ये है 100, इसलिए 1/2 इंटू 100 दैट इज 50 वाट। तो इधर का 50 वाट हो गया, दोनों का कंबाइंड एक साथ। इंडिविजुअली निकालोगे तो ऐसे निकाल सकते हो, 25 वाट इसका, 25 वाट इसका। एक्चुअल में ये एक अलग से टॉपिक बनता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। पहले ज़माना में 10 साल पहले था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें ये सब थोड़ा और डिटेल में होता था। आज के ज़माने में हेडिंग ही हटा दिया गया है, सिलेबस ही हटा दिया गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, लेकिन चुपके से कुछ क्वेश्चन पूछ देता है इस टाइप का, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा बताया। आपके सिलेबस में नहीं रहता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताओ, ये टॉपिक नहीं दिया जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, लेकिन पूछ देगा कुछ क्वेश्चन, तो एक दो पूछता रहता है, देखो ये PMT का है, तो इसलिए ये बताना होता है। और सबसे बड़ा चीज़ है यही, स्पेसिफाइड वोल्टेज एंड स्पेसिफाइड पावर का मतलब क्या है कि इतना वोल्टेज अगर अप्लाई होगा इसके क्रॉस तब ये पावर है, दूसरा वोल्टेज अप्लाई होगा तो आप पावर निकालो। और इस बल्ब का रेसिस्टेंस अगर तुम निकालना चाहते हो तो निकालोगे, क्योंकि 100 वाट है पावर, तो पावर होता है भाई V²/R, पावर होता है V²/R। तो किसी भी बल्ब का रेसिस्टेंस निकालना होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें वहाँ R ही रखने की ज़रूरत है तो R भी रख सकते हो, यहाँ पे R रख के भी निकाल सकते हो। R का वैल्यू देखो मैंने कैसे निकालूंगा, तो तुम्हें पता है कि पावर होता है V²/R, V²/R होता है पावर। तो पावर ये 100 वाट तब होगा जब ये 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो यहाँ से तुम चाहो तो रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकाल सकते हो, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया R, 100 इधर आ गया, और ये आता है 484 ओम। अब बोलो ये याद कैसे है? भैया याद है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है ना, इसलिए ये सब याद है मुझे कि 100 वाट बल्ब का रेसिस्टेंस 484 ओम होता है। तो भैया इसको करके देख लो, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, 484 हो जाएगा। 220 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 484 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, 100 कैंसिल हुआ तो ये मिल जाएगा। तो 484 है, रेसिस्टेंस का वैल्यू 484 है। आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो 484 रख करके, और तब निकालोगे तो आएगा कैलकुलेट करके इतना ही। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेसिफिकेशन का मतलब यही होता है। एक चीज़ और मैंने बताया था पहले के क्लासेस में, मिस किया हो तो बात अलग है। स्पेसिफिकेशन का भी मीनिंग बताया था, और दूसरा ये बताया था कि कौन सा बल्ब फ्यूज़ करेगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने बताया था कि जिस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस स्पेसिफाइड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए, अप्लाइड वोल्टेज अगर स्पेसिफाइड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए, देन बल्ब फ्यूज़ कर जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट को कंट्रोल नहीं, हीटिंग इफेक्ट को सस्टेन नहीं कर पाएगा। वो उतना हीटिंग इफेक्ट से उसका टेम्परेचर राइज होगा,
और वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा और उसका फिलामेंट मेल्ट कर जाएगा। इसका जो फिलामेंट होगा वो मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट इतना हुआ कि इसका टेम्परेचर लार्ज होने लगा। कम जब हमारा होता है वोल्टेज अप्लाइड तो करंट अपना कंट्रोल वे में रहता है, और उससे जो हीटिंग इफेक्ट होता है तो वो सराउंडिंग को पास होता रहता है, और इसका टेम्परेचर बहुत हाई नहीं हो पाता कि मेल्टिंग पॉइंट आ जाए इसका। लेकिन जब ज़्यादा करंट चलेगा तो इस फिलामेंट में करंट ज़्यादा होने से यहाँ हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और ये सराउंडिंग को दे तो पाएगा, देने के लिए तो देगा, लेकिन जितना प्रोड्यूस हो रहा है उस रेशियो में नहीं दे पा रहा, उस प्रोपोर्शनल में नहीं दे पा रहा। प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और इमिट कम कर पा रहा है। रखना पड़ेगा कुछ इसको। पहले क्या था कि जो प्रोड्यूस हो रहा है और दे रहे हैं, बैलेंस बना हुआ है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, स्टोर नहीं हो रहा एनर्जी, इसलिए टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। लेकिन ज़्यादा जब करंट पास होगा तो जितना प्रोड्यूस होगा उतना वो इमिट नहीं कर पाएगा, और इससे क्या होगा, कुछ स्टोरेज जैसा रह जाएगा। वो स्टोर एनर्जी ही टेम्परेचर बढ़ाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, उतना वो मेल्टिंग पॉइंट से ब्रेक कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा फिलामेंट इसका, और ये फ्यूज़ हो जाएगा। तो इसको न्यूमेरिकल में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो स्पेसिफिकेशन का ये भी मतलब होता है कि ये बल्ब इतने वोल्टेज के लिए बनाया गया है, इतने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बनाया गया है। जब ये रहेगा तो ये पूरा अपना पावर देगा, इससे कम रहेगा कम पावर देगा, और कम रहेगा और पावर देगा, फ्यूज नहीं करेगा। कम वोल्टेज होने से फ्यूज नहीं होता। 220 से ज़्यादा करोगे तो फ्यूज़ होगा, 220 से ज़्यादा करोगे तो फ्यूज़ होगा। फ्यूज़ होना मतलब मेल्ट करना, फिलामेंट मेल्ट करना। मेल्ट तभी होगा जब एक्सेस हीटिंग हो। कम हीटिंग, कम करंट जाएगा तो कम हीटिंग होगा तो कम एनर्जी निकलेगा, मेल्ट नहीं करेगा, उससे फ्यूज़ नहीं होता है। फ्यूज़ होता है एक्सेस करंट से। इसलिए जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जब भी अप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर देन 220 हुआ, स्पेसिफाइड वोल्टेज, अगर ये बल्ब ही स्पेसिफाइड हो जाए 100 वोल्ट के लिए, तो इसका मतलब 100 वोल्ट तक के लिए ही सस्टेन करेगा। तो जो भी स्पेसिफिकेशन होता है उसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग 2-3 तरह से है। एक तो इतना जब रहेगा तो ये पावर रहेगा, दूसरा ये लिमिटिंग वैल्यू है, इससे ज़्यादा हुआ तो फ्यूज़ होगा, उससे कम होगा तो फ्यूज़ नहीं होगा, सेफ रहेगा, भले ही हमारा पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा। देखो यही हो गया था 25, जहाँ 100 वाट बल्ब को 220 तुम अप्लाई करते तो 100 वाट वो पावर कंज्यूम करता, पावर डिसिपेट करता, लाइट एनर्जी निकालता। लेकिन इसका 110 हो गया, वोल्टेज हाफ हो गया, तो देखो पावर 1/4 हो गया सीधा, यानी 25 वाट अब निकालेगा ये एनर्जी, डिम हो जाएगा, 1/4 पावर डिक्रीज हो जाएगा अगर वोल्टेज हाफ होता है तो ये सब बात याद रहेगा भाई। बिल्कुल याद होना चाहिए, और पहले भी ये सब पे डिस्कस किया हमने। तो आगे बढ़ाते हैं भाई, और अब न्यू क्वेश्चन आ गया, चलो इसको देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं ये केटल वाले, तो इसके लिए भी मैं आपको शॉर्टकट में तैयार कर देता हूँ। ऑब्जेक्टिव ही आता है इसमें सब्जेक्टिव ये नहीं आता है क्या क्वेश्चन पहले पढ़ो। इलेक्ट्रिक केटल हैज़ 2 हीटिंग कॉइल्स। कोई एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें चाय वो बनाते हैं भाई, ट्रेन में जा रहे हैं, मान लो कहीं चाय बनाने की ज़रूरत पड़ गई, तो केटल को डायरेक्ट कनेक्ट करो और इसमें चाय बनना शुरू। तो इसमें 2 कॉइल हैं, अंदर में समझो 2 कॉइल हैं, 2 कॉइल हैं, 2 हीटिंग कॉइल। When one coil is connected to AC source, इसको AC सोर्स से जब एक कॉइल को, किसी कॉइल नंबर 1 कॉइल नंबर 2, जरूरी नहीं कि दोनों ही साथ में चले। मान लो हमने एक कॉइल को ऑन किया, कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, देन द वाटर इन द केटल बॉयल्स इन 10 मिनट। मीन्स कॉइल 1 अगर ऑन होता है तो बॉयल करने का टाइम लगा डेल्टा T1, वो 10 मिनट लगा, और ये बॉयलिंग करने लग गया वाटर। ठीक है। When other coil is used, जब अदर coil ओनली C2 यूज़ करते हैं, फर्स्ट की जगह C2 यूज़ करते हैं, तो टाइम लग रहा है डेल्टा T2 40 मिनट्स। इसका मतलब ये कम वाट का है, ज़रूर ये दूसरा वाला कम वाट का है, कम पावर निकाल रहा है, कम हीटिंग इफेक्ट कर रहा है। पहला वाला ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट कर रहा है, तभी 10 मिनट में ही बॉइलिंग कर दिया, और ये 40 मिनट्स में बॉयल कर रहा है। ठीक है।
अदर कॉइल 40 मिनट। इफ़ बोथ द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर दोनों ही कॉइल को ऑन कर दिया, दोनों को 220 के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, तो जब दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो दोनों अपना अपना काम करेगा भाई। देखो मान लो 220 वोल्ट हमने लगाया, एक कॉइल नंबर 1 है और दूसरा कॉइल नंबर 2 है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि दोनों में 220 मिल गया, तो ये भी अपना स्पेसिफाइड पावर कंज्यूम करेगा, ये भी स्पेसिफाइड पावर कंज्यूम करेगा। मीन्स जो इसको हीट निकालना है, जितना एनर्जी वो निकालेगा स्पेसिफाइड के अकॉर्डिंगली। तो अभी बोल रहा है कि दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, देन टाइम टेकन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बॉयल, उतना ही वाटर जब दोनों को ऑन करेंगे तो कितने टाइम में बॉयल होगा। तो बोलो भाई, कम टाइम में बॉयल होगा कि ज़्यादा टाइम में बॉयल होगा। फर्स्ट को ऑन किया था 10 मिनट्स लगाया, सेकेंड ओनली सेकेंड, फर्स्ट ऑफ 40 मिनट। तो बताओ कि जब दोनों ऑन होंगे तो क्या होगा, 10 मिनट से कम लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे। ये अकेले भी होता तो 10 मीटर में बॉयल, अकेले ही 10 मीटर में बॉयल कर देता, तो भाई इसको मना थोड़ी कोई करेगा। दोनों ऑन हुआ है तो ये अकेले ही सफिशिएंट है, इसको 10 मिनट में करें। अरे ये कुछ तो करेगा, तो ओवरऑल इसका तो 10 मिनट नहीं लगेगा, 10 मिनट से और पहले, क्योंकि ये भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये तो 7-8 मिनट में ही हो जाएगा भाई। अब ये 4 मिनट में हो चाहे 8 मिनट, 10 से तो कम ही होगा। कुछ समझ में आया? अरे रूम में एक बल्ब लगाया तो हीटिंग इतना आया, दूसरा बल्ब ऑन किया तो हीटिंग इतना आ रहा है। अब दोनों कर देंगे तो और हीटिंग मिलेगा ना ज़्यादा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो वाटर को हीटिंग तो भाई ये अकेले ही सफिशिएंट था, 10 मिनट लगाता था बस, बॉईल कर देता था, और ये उतना ही वाटर को 40 मिनट में करता, तो इसकी कम एफिशिएंसी था, इसलिए कम पावर था, इसलिए ज़्यादा टाइम लगाता था। तो अब जब दोनों ऑन हो जाएंगे तो ये अकेले ही 10 कर सकता है, ये कुछ तो देगा 10 मिनट में, 10 मिनट से पहले ही ये कर लेगा, क्योंकि ये तो अकेले 10 में करता था, ये कुछ तो हेल्प ही करेगा हीटिंग करने में, कुछ एनर्जी ये भी दे रहा है, इसलिए 10 से तो कम होगा। 10 से कम वाले में 2 ऑप्शन है। अब इनमें से कौन होगा वो आपको कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है। अब उसके डेरिवेशन पे आप मत जाना, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी सीरीज में दोनों यूज करके बोलेगा कि कितना टाइम लगेगा, कभी पैरेलल में बोलेगा कितना टाइम लगेगा, यही 2 होता है। एक कॉइल का T1 टाइम लगा, दूसरे कॉइल का T2 टाइम लगा, तो अगर दोनों सीरीज में होंगे तो क्या होगा, दोनों पैरेलल में। इफ़ बोथ कनेक्टेड इन पैरेलल देन सेम वाटर बॉइलिंग करने में कितना लगेगा, सेम वाटर को बॉईल करना चाहते हैं कितना लगेगा। कितना टाइम। तो देखो भाई 2 चीज़ हैं, एक पैरेलल वाला है और एक सीरीज वाला है। तो इसमें कुछ नहीं, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। जब सीरीज में कनेक्शन होता है ना, तो सीरीज में क्या चक्कर हो जाता है कि सीरीज में जब कनेक्ट करोगे एक हीटिंग कॉइल को और दूसरा हीटिंग कॉइल को, और इसको जब हम लोग 220 में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि इसका भी पावर कम हो जाएगा, इसका भी पावर कम हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। अकेले ये 10 मिनट में करता है, अकेले ये 40 मिनट में करता है, तो जब ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होंगे तो इसका भी पावर बहुत कम है, क्योंकि इसको पूरा वोल्टेज मिलेगा नहीं 220, इसको भी पूरा 220 मिलेगा नहीं, क्योंकि यही 220 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसलिए इसका भी पावर कम हो जाएगा, इसका भी पावर कम हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सीरीज में ज़्यादा टाइम लगता है, पैरेलल में कम टाइम लगेगा। सीरीज में कनेक्शन होंगे तो लार्जर टाइम लगेगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा। अब बस आपको फॉर्मूला मैं बोल देता हूँ। फॉर्मूला क्या भाई, ज़्यादा टाइम लगेगा कम टाइम लगेगा वो तो समझ गए। पैरेलल में होगा तो दोनों ही इंडिपेंडेंटली काम कर जाएगा, और दोनों जब एक साथ रहेंगे तो कम टाइम में काम कर देगा। सीरीज में रहेंगे तो वो ज़्यादा टाइम में काम करेगा। तो कितना टाइम लगेगा उसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे। सीरीज में रहेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो भैया जितना T1 लगता था और जितना T2 ये दोनों का सम लगेगा।
यानी कि यहाँ पे 10 मिनट और 40 मिनट यानी कि 50 मिनट लगेगा इसको। अब सीरीज में अगर कनेक्ट करोगे तो 50 मिनट में बॉइलिंग होगा सेम अमाउंट ऑफ वाटर। और जब हम लोग इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो निकालना है तो सीरीज वाला फॉर्मूला इधर पैरेलल वाला फॉर्मूला, मीन्स 1/ΔT इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। और इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा, एक 10 था एक 40 था, तो 10 × 40 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 40, इट मीन्स 400 डिवाइडेड बाई कितना भाई, तो 10 + 40 मीन्स 50, तो कितना हो जाएगा भाई, तो 8। तो इसका मतलब 8 मिनट, ध्यान रखना 8 मिनट हो जाएगा इसका आंसर। मतलब एक बार सीरीज जो रेसिस्टेंस का सीरीज पैरेलल होता था वही यहाँ टाइम का सीरीज पैरेलल समझोगी होगा। रिजल्ट याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। और भूल भी गए ये याद है, हाँ एक में T1 + T2 हो जाता था, एक में 1/T1 वाला चलता था फॉर्मूला, हाँ लेकिन किस में कौन था। तो भाई ये अगर भूल रहे हैं तो ये याद रखो कि पैरेलल होगा तो दोनों ही अपने फुल एफिशिएंसी में रहेगा तो कम टाइम लगाएगा, और सीरीज में तो भाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसलिए वो ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो ज़्यादा टाइम मतलब T1 + T2 लगाओ, कम टाइम मतलब रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला। याद रहेगा भाई इस तरह का क्वेश्चन, चाहे सीरीज में पूछेगा, दोनों हीटिंग एलिमेंट सीरीज में है या दोनों हीटिंग एलिमेंट पैरेलल में। तो हीटिंग एलिमेंट जब सीरीज में रहेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, पैरेलल में रहेंगे तो कम टाइम लगेगा। कम टाइम के लिए ये होता है, ये पता है ना, ये फॉर्मूला जो होता है, ये जो ΔT निकलता है, इससे जो ΔT निकलता है वो आपको मालूम होना चाहिए कि ये ΔT दोनों से स्मॉल होता है, लेस देन T1 एंड ΔT लेस देन T2, दोनों से इंडिविजुअली स्मॉल होगा। एक 30 है, एक 40 है, एक 10 है, तो 10 से भी स्मॉल होगा, 40 से तो होगा ही। तो ये फॉर्मूला यही करता है, दोनों से स्मॉल लाता है। देखो 8 मिनट आया, इससे भी कम, इससे भी कम। क्लियर है? बोलो क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नोट करना चाहे जो नोट कर सकता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखना ये सब एंट्रेंस में, स्कूल के बोर्ड एग्जाम में, सब में काम आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का ज़माना आ गया है भाई, तो इसलिए सब में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इधर चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखो। इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड फॉर डोमेस्टिक यूज एट 220 वोल्ट। हाँ भाई होता ही है। इट इज़ सप्लाइड एट 110 वोल्ट इन USA। इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ, तो चलो भाई हम लोग इंफॉर्मेशन तो लिखते चलें। तो इंडिया में भाई सप्लाई होता है 220 वोल्ट, इधर सप्लाई होता है 110 वोल्ट, ठीक है भाई। इफ रेसिस्टेंस ऑफ ए 60 वाट बल्ब फॉर यूज इन इंडिया इज R, 60 वाट बल्ब का रेसिस्टेंस R है। 60 वाट तो 220 वोल्ट इंडिया के लिए बना है, तो 220 वोल्ट, और ये इसका रेसिस्टेंस R है। मतलब R चाहे जब भी निकाल सकते हैं। अभी R निकालने का बताया था भाई कि स्पेसिफाइड पावर का मतलब होता है जब स्पेसिफाइड वोल्टेज हो स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, ये होता है भाई। तो R का वैल्यू निकालना चाहते हो तो स्पेसिफाइड वोल्टेज मतलब यहाँ इंडिया के लिए तो 220 है, डिवाइडेड बाई पावर स्पेसिफाइड 60 वाट था, इसलिए R का वैल्यू ये है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60, यही है तुम्हारा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60। तो चाहो तो तुम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैलकुलेट क्या करें, ज़रूरी नहीं है कि कैलकुलेशन का यूज़ हो, इसलिए भी ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इफ़ रेसिस्टेंस ऑफ 60 वाट बल्ब इन इंडिया इज R, तो ठीक है भाई R ये है। देन द रेसिस्टेंस ऑफ 60 वाट बल्ब फॉर यूज इन USA, तो USA में 60 वाट बल्ब का रेसिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है। तो इधर 60 वाट बल्ब का रेसिस्टेंस कितना होगा, तो ठीक है भाई, इसका 60 वाट बल्ब अगर स्पेसिफिकेशन हो इस वोल्टेज से,
तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं भाई कि पावर तो होता है V स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड पावर इज इक्वल टू स्पेसिफाइड वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई R होता है। यहाँ R डैश रखते हैं इसको, उधर तो R ले चुके हैं। तो स्पेसिफाइड पावर 60 वाट के लिए अगर हमें चाहिए तो ये तो तुमने 110 ही अप्लाई किया है डिवाइडेड बाई R डैश, यही है, यही R डैश है तुम्हारा। मीन्स R डैश का वैल्यू उधर R है, इधर R डैश है, तो यहाँ पे R डैश का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो R डैश का वैल्यू है 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60। R डैश का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ R। तो ठीक है भाई, तो हमें कौन सा ज़रूरी है कैलकुलेट करके रखना, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे अपने आप कैंसिल होगा। देखो तो हम लोग रेशियो ले लें, तो रेशियो R डैश अपॉन R, R डैश अपॉन R, R डैश हमें निकालना है इसलिए R डैश अपॉन R निकालें तो इधर हो गया 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60, और उधर हो गया कितना भाई, तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60। तो 60 तो ऐसे ही शहीद हो गया भाई। तो ये हो गया 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 220 का स्क्वायर। तो ठीक है भाई, 1/2 हो गया ये, अगर स्क्वायर ऐसे ले लें तो ये 1/2 है, इसलिए ये हो गया 1/4। सो R डैश का वैल्यू हो गया 1/4 R। तो ये मिल जाएगा तुम्हें 1/4 R। देख लो ध्यान से, इधर हमने इंडिया वाला का कैलकुलेट कर लिया, उधर US वाले का कैलकुलेट हो गया, और इससे हमने रेशियो लिया, रेशियो से काम हो गया। रेसिस्टेंस तो ऐसे ही निकालते हैं, इसलिए मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, इसको जानबूझ कर कैलकुलेट करके क्या फ़ायदा, उधर भी वैसा ही आएगा। तो 110 था तो आ गया भाई। तो R/4 समझ गए। रेसिस्टेंस जब भी निकालना है तो स्पेसिफाइड पावर स्पेसिफाइड वोल्टेज का यही रिलेशन है। स्पेसिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि इतना वोल्ट दोगे तब स्पेसिफाइड। मान लो 60 वाट बल्ब वहाँ पे चाहिए अगर, तो वहाँ पे 60 वाट बल्ब का रेसिस्टेंस यहाँ के बल्ब के रेसिस्टेंस से 1/4 होगा।